नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर से हिंदुओं के पलायन की फाइलें खोल दी हैं, तो अब कश्मीरी हिंदुओं को लेकर दिल्ली की भी एक फाइल खुल चुकी है। मुझसे इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार ने 233 कश्मीरी विस्थापितों को नौकरी पक्की कर दी थी। इस दावे पर कल माइग्रेंट टीचर्स की ओर से आई एक कथित चिट्ठी में सवाल उठा। चिट्ठी में कहा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दिल्ली सरकार को नौकरी पक्की करनी पड़ी। आज कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स के नाम से एक और चिट्ठी जारी हुई है, जिसमें कल वाली चिट्ठी को फर्जी बताया गया है। आज की चिट्ठी में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने नौकरी पक्की करने में कश्मीरी टीचर्स की मदद की। दोनों चिट्ठियां अगर आप एक साथ ले लें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन चुकी है। इसलिए आज सवाल पब्लिक का है कि कश्मीरी टीचर्स पर आप सही या बीजेपी। लेकिन बहस की शुरुआत करूं उससे पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद आज खत्म हो गया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें 50 साल पुराने 12 बाउंड्री विवाद में से 6 पर सहमति बन चुकी है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर दस्तखत भी कर दिए। अमित शाह ने कहा कि इस समझौते से 70% विवाद खत्म हो गया है दोनों राज्यों में। आगे भी बातचीत जारी रहेगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग चुकी है। ये आग 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। अलवर जिला प्रशासन के अलर्ट पर एयरफोर्स इस आग को बुझाने में जुटा हुआ है। आग लगने की वजहों का पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन इस आग से कई वाइल्ड एनिमल्स पर खतरा जरूर पैदा हो गया। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस ने नरमी के संकेत दिए हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उत्तरी शहर चेरनीव में मिलिट्री ऑपरेशंस कम करने का फैसला किया है, ऐसा बताया जा रहा है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच 3 घंटे की बातचीत के बाद रूस ने यह बयान दिया है। कल यूक्रेन के रुख में भी कुछ नरमी देखी गई थी और आज रूस ने रेसिप्रोकेट किया। अब सवाल पब्लिक का। दिल्ली में कश्मीरी हिंदू टीचर्स की नौकरी पक्की करने को लेकर 2 चिट्ठियां, 2 दावे हैं। कोर्ट का फैसला भी है। एक फैक्ट है और आज भी फैक्ट ही जीतेगा। एक दावे के साथ बीजेपी है तो दूसरे दावे के साथ आम आदमी पार्टी। मैं आपके लिए दोनों चिट्ठियां पढ़ूंगी। पहले कल की यह चिट्ठी जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड के नाम से प्रेस रिलीज के तौर पर जारी किया गया था। और अगर आप देखें तो इसमें लिखा, We strongly condemn the statement given by the Delhi Chief Minister that it was the Delhi government who regularized the services of Kashmiri migrant teachers referred to as KMT here. इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस बयान की हम निंदा करते हैं कि कश्मीरी विस्थापित टीचरों की नौकरी दिल्ली सरकार ने पक्की की थी। ये कल दिलीप भान के हस्ताक्षर से यह चिट्ठी जारी की गई थी। हमने उन्हें फोन पर भी लिया था और फोन पर उन्होंने पूरा खुलासा किया था कल सवाल पब्लिक का शो पर। आज आम आदमी पार्टी ने एक चिट्ठी पेश की है और उसका कहना है कि वी कंडेम द फेक अनसाइंड प्रेस रिलीज व्हिच इज सर्कुलेटिंग इन द नेम ऑफ आवर एसोसिएशन गिवन इन द नेम ऑफ सम मिस्टर दिलीप भान। और ये कहा जा रहा है कि ओरिजिनल एसोसिएशन ये है जिसने आज चिट्ठी जारी की है, यानी कि किसी दिलीप भान जिसे हम नहीं जानते हैं के नाम से हमारे एसोसिएशन की बिना दस्तखत वाली फर्जी चिट्ठी को सर्कुलेट करने की हम निंदा करते हैं। तो ये थे
दो सच, दो चिट्ठियों का सच। और विस्थापित टीचर्स की नौकरी दिल्ली सरकार ने ही पक्की की थी, ऐसा दावा किया गया है। अब दिलीप भान नाम के व्यक्ति की ओर से जारी चिट्ठी आगे भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको पूछना चाहती हूं कि ये दो चिट्ठियां और दो दावे जरूर चल रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक वॉर जारी हो गई है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। दोनों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली सरकार ने अश्योर किया कि हम जो केएमटी कश्मीर माइग्रेंट टीचर्स है उनको रेगुलराइज करेंगे, किंतु ऊपर से कहते रहे 26 अक्टूबर 2018 को यह सुप्रीम कोर्ट चले गए। केजरीवाल जी की सरकार 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को चुनौती दिया कि हम कश्मीरी विस्थापित पंडितों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। हाई कोर्ट के इस निर्णय को निरस्त किया जाए। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा ने कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन का विरोध किया है, उसके खिलाफ काम किया है, उनकी नौकरियां पक्की होने में हर अड़चन डाली है। भाजपा ने पिछले 8 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो एक छोटी सी चीज थी कि जो ये सिर्फ 233 कश्मीरी माइग्रेंट टीचर थे, जो उनको पक्का करने की अपॉर्चुनिटी थी, जो इतना दुख दर्द देख के दिल्ली आए थे, उनकी रेगुलराइजेशन का बीजेपी ने विरोध किया। अब मैं ये कल की चिट्ठी भी आपको दिखाना चाहती हूं और ये आज की चिट्ठी है। कल की चिट्ठी में ये कहा गया था, जो टाइमलाइन था इवेंट्स का, कि जून 6, 2010 में कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स कोर्ट गए थे। मई 18, 2015 में सिंगल बेंच का जजमेंट आया था। उसी जजमेंट को चैलेंज किया गया डबल बेंच में। मई 21, 2018 को डबल बेंच का वर्डिक्ट आया था और फिर अक्टूबर 26, 2018 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था और जनवरी 23, 2019 में दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन के बाद इनको फाइनल रेगुलराइज किया था। ये दिलीप भान, कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, ये चिट्ठी प्रेस रिलीज के तौर पर कल जारी हुई थी, जो हमने आपको दिखाई थी। आज ये चिट्ठी आई है, ये भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन माइग्रेंट रजिस्टर्ड की है और ये भी हमें बताती है आज की तारीख से कि वी कंडेम द फेक अनसाइंड प्रेस रिलीज जो कल आई थी और दिलीप भान ने साइन की थी। उन्होंने कहा ये अरविंद केजरीवाल ने हेल्प किया है कश्मीरी माइग्रेंट्स को और ये 4 लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि ये डबल बेंच 2018 की ये जजमेंट है और अगर ये जजमेंट हम देखें तो इसमें सबसे पहले ये कहा है कि द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, इन्होंने रेगुलराइजेशन डिसीजन ऑफ द सिंगल जज, जो सिंगल जज के बेंच ने हाई कोर्ट में रेगुलराइजेशन कहा था, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहा था कि जब अपॉइंटमेंट का समय था 1994 में, तो ये अपॉइंटमेंट सिर्फ कंपैशनेट ग्राउंड्स पे हुई थी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, क्योंकि तब कोई एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू नहीं हुआ था, कंपैशनेट ग्राउंड्स पे था, तो ये क्लियर कर दिया गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। उसके बाद आर्ग्यूमेंट चलता रहा और वकीलों ने कहा कि माइग्रेंट टीचर्स को शुरू से बताया गया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूं कि वकीलों ने ये दलील दी कोर्ट में कि दिल्ली की अपील है, उस अपील को अलाउ की जाना चाहिए, यानी कि दिल्ली कह रहा था कि रेगुलराइज मत करिए इन टीचर्स को, क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेट करेगा, यानी कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट पे है तो वो मांगेगा परमानेंट नौकरी, तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार ने सोच समझ के ये फैसला किया है। और तीसरी चीज जो हाई कोर्ट के जजमेंट से पता चलती है
ये जो अपॉइंटमेंट थी कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स की, इनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि रेगुलर वैकेंसीज है और अपॉइंटमेंट्स जो है पब्लिक सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होगा, ये जजमेंट कह रही है। और ऑफर्स ऑफ अपॉइंटमेंट वर मेड, यानी कि पहले कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट पे है, अब कहा गया कि ऐसी बात नहीं है, टीचर्स को बोला गया था कि आपका इंटरव्यू होगा और आपको लिया जाएगा, ये जजमेंट कह रही है। और एक बात और जो कही, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कहा है कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, कोर्ट ने कहा, और इनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, पेज 29 पर। तो मैं आज ये सारा ब्यौरा लेकर आई हूं कोर्ट के जजमेंट्स और ये दोनों चिट्ठियों के बीच में जो दोनों तरफ से दी जा रही है। अब कौन असली नुमाइंदा है, कौन नहीं, ये पब्लिक तय करेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपने वादे, अपनी सारी लड़ाई सारी दुनिया के सामने रख दी है। तो आज सवाल पब्लिक का यही उठता है कि क्या कश्मीरी टीचर्स की पक्की नौकरी के मुद्दे पर आप सही है या बीजेपी? सवाल नंबर 2, 233 कश्मीरी हिंदुओं की पक्की नौकरी से पूरा इंसाफ हुआ है या नहीं? सवाल नंबर 3, नेताओं में कश्मीरी हिंदुओं की फिक्र से ज्यादा क्या क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सांसद हैं बीजेपी के, संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, दोनों राज्यसभा के रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं। हमारे साथ कश्मीरी पंडित अमित रायना हैं और इरफान हफीज लोन कश्मीरी एक्टिविस्ट भी है। लेकिन मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी संजय सिंह जी पे। संजय सिंह जी पे ये पूछना चाहती हूं मैं सवाल ये है कि 233 टीचरों का ये जो सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये किया, उसके बाद ये चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ संजय सिंह जी, क्या इस बात पर हमें गौर फरमाना पड़ेगा कि कश्मीरी हिंदुओं का इस देश में क्या हुआ, या इस बात का कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और बीजेपी क्या? पहली बात तो आप ऐसे प्रस्तुत कर रही हैं चीजों को कि जैसे जो कल आई चिट्ठी आपके पास वो तो बहुत सही और जायज थी, और जो आज चिट्ठी आई वो कहां से आ गई, ये बड़ा आपने आम आदमी पार्टी ने कोई चिट्ठी जारी कर दी, इस तरीके से जो आपका प्रस्तुतिकरण है, ये साफ तौर पे ये दिखता है कि आप वास्तव में सच नहीं दिखाना चाहती। ANI की बाइट है उन टीचर्स एसोसिएशन की, वो आपने क्यों नहीं दिखाया अपने चैनल पे? अगर उन्होंने ANI को एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कह रहे हैं खुद से आके कि भाई असली टीचर एसोसिएशन हम हैं, ये दिलीप भान कौन से व्यक्ति हैं हम नहीं जानते हैं, तो उनकी बाइट आप क्यों नहीं दिखा रहे? इसके पीछे की मंशा क्या है? एक बात। और दूसरी बात यह है कि कश्मीरी टीचर्स के मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है? 1990 में जगमोहन भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां के राज्यपाल थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हुए, जिनको पद्म विभूषण से मोदी जी ने सम्मानित किया जब कश्मीरी पंडितों को निर्ममता पूर्वक उनकी हत्याएं करके और उनको वहां से भगाया गया। उस वक्त कौन था वहां पे? जगमोहन थे। केंद्र में किसकी सरकार थी? VP सिंह जी की। उस सरकार को समर्थन कौन दे रहा था? भारतीय जनता पार्टी। अब आ जाइए दूसरी बात, 93 से 98 कौन था दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी। कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट क्यों नहीं किया? 98 से 2013 तक कौन था यहाँ पे? भारतीय कांग्रेस पार्टी। कश्मीरी टीचर्स को परमानेंट क्यों नहीं किया? 2013 से 2015 तक कौन था यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी का LG। कश्मीरी पंडित टीचर्स को परमानेंट क्यों नहीं किया? और 2 चिट्ठियां हैं, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर, अगर आपके पास उसकी कॉपी ना हो तो मैं पढ़ के सुना दूं। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर साफ तौर पे कहता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने कश्मीरी पंडित टीचर्स को परमानेंट करने का फैसला लिया है। वो ऑर्डर अगर आपके पास ना हो तो कहिए, मैं पढ़ के सुना दूं।
मेरे पास है, और उस ऑर्डर के ऊपर मेरे पास सारे ऑर्डर है संजय सिंह जी, लेकिन हाँ, मैं तो वो आपको ऑर्डर सिर्फ इतना बताना चाहती हूं, मैंने आज की चिट्ठी कहा था, अगर आपने आपकी चिट्ठी सुना है तो शायद गलत सुना है, और अगर मैंने आपकी चिट्ठी कहा है तो ये स्लिप ऑफ टंग था। मैं आज की चिट्ठी और कल की चिट्ठी की बात कर रही थी। आज आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी जारी की, जी नहीं, जबकि वो मैंने करेक्ट किया और मैंने दिखाया है पूरी 4 सिग्नेचर वाली टीचर्स एसोसिएशन की चिट्ठी बड़े एलईडी स्क्रीन पर दिखाई है। और राकेश अभी भी ऑन एयर है, राकेश टिक्कू जी का साउंड बाइट भी चलाया, टीचरों का साउंड बाइट भी चलाया। लेकिन संजय सिंह जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी का मैंने इंटरव्यू लिया तो मुझे बीजेपी ने गाली दी और कहा कि मैंने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया, आज आप मुझे गाली दे रहे हैं, तो मैं तो धन्य हो गई, दोनों तरफ से मेरा गंगा स्नान हो गया। देंगे आपको, गाली देने का काम भाजपाइयों का है, गाली देना हमारे संस्कार में नहीं है। इनके आदेश गुप्ता का बयान आप अपने चैनल पे दिखा नहीं सकती हैं। इनका प्रदेश अध्यक्ष है भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का, और इनका यह संस्कार है कि जिसके प्रदेश अध्यक्ष का बयान मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपने चैनल पे नहीं दिखा सकती, जो उसने निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इस्तेमाल किया। ये इनका संस्कार है, मैं दिखाना भी नहीं चाहती, नहीं दिखा सकती हैं, मैं दिखाना भी नहीं चाहती। और तो आप नहीं दिखा सकती हैं, तो गाली गलौज करने का काम ये लोग करते हैं, गाली गलौज हमारे पास नहीं है। चलिए सुधांशु जी से मैं जवाब, दूसरी बात नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, नहीं तो अधूरी हो जाएगी। इनके द्वारा चुना गया एलजी, इनके द्वारा नियुक्त किया गया एलजी, जो पॉइंट है ऑब्जेक्शन का 403 पढ़िएगा, वो लेटर के साथ लगा होगा, उसमें साफ तौर पे लिख रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन का कोई भी पॉलिसी में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट टीचर के लिए कोई योजना केंद्र सरकार की है ही नहीं है। कहिए तो मैं वो भी पढ़ के आपको सुना दूं। तो बीजेपी की ही नेता, इनकी स्पोक्स पर्सन, लीगल सेल की हेड पिंकी आनंद जी एलजी के द्वारा नियुक्त की जाती हैं कि कश्मीरी पंडित टीचर्स के नियुक्ति का विरोध करो, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर विरोध करती हैं। और यहां पर ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, 7 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया आपने? मैंने तो आज भी मांग की पार्लियामेंट में कि 20,000 करोड़ रुपए का आप पैकेज दीजिए उनके लिए, पुनर्वास के लिए। और मैंने ये भी मांग की कि 5-5 करोड़ रुपए की सांसद निधि सारे सांसद कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दे। हिसाब इस बात का होना चाहिए कि 32 साल तक उनके घाव पर मरहम रखने के लिए किस पार्टी ने क्या क्या किया। चलिए, हरियाली आंसू बहा के काम नहीं चलेगा। चलिए सुधांशु जी, आप पर आरोप है कि कल की चिट्ठी जो बीजेपी जिस पर ट्वीट कर रही थी, जो हमने दिखाया वो गलत थी, आज की चिट्ठी सही है और बाकी घड़ियाली आंसुओं की कहानी है। नाविका जी देखिए, चिट्ठी की तकनीकी पक्ष और कई प्रकार की एसोसिएशन होना, मैं स्वयं 3 विश्वविद्यालयों में रहा हूं, होती हैं कई सारी टीचर एसोसिएशन होती हैं, एक दूसरे के बारे में क्लेम करते हैं हम सही है, ये विषय तो अपनी जगह है, ये तो तकनीकी चीज है। पर क्या इस तकनीकी चीज के आधार के ऊपर आप बड़े विषय को हम ढक सकते हैं? तिनके की ओट में पहाड़ छुपा सकते हैं? आपने, संजय सिंह जी ने ठीक कहा, घड़ियाली आंसू बहाना सही नहीं है, मगर यह कहना कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था वो फिल्म में झूठ दिखाया जा रहा है, उसके बाद कलेजा चाक कर देने वाली हंसी, खिलखिला कर हंसना, इसमें तो कोई झूठ की गुंजाइश नहीं है मान्यवर। चलिए, चिट्ठी पर आपका व्यू अपनी जगह, हमारा व्यू अपनी जगह, मगर नियुक्ति 1994 में हुई, कंपैशनेट ग्राउंड पे हुई, इसमें तो किंतु परंतु नहीं है। 1994 में दिल्ली में किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थी। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं नाविका जी, जो ये बात कह रहे हैं, विषय तो यहां उठा ना कश्मीर फाइल्स वाली जो बयान से केजरीवाल जी के। पहला तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, इनकी पार्टी अजब अजब प्रकार के बयान देती है। केजरीवाल जी IIT के पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे, मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन के साथ सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक होंगे। वो कभी ये बयान दे देते थे कि वैक्सीन का फार्मूला सबको दे दो ताकि वैक्सीन कामों, कोई चूरन है जो सबको फार्मूला दे दिया जाएगा? यूट्यूब पे जारी कर दो, सरकार के हाथ में यूट्यूब दे देगी किसी को करना। इनके उप मुख्यमंत्री का एलानिया बयान है मई 2021 में कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी,
जबकि बच्चों की कोई वैक्सीन दुनिया में नहीं बनी थी उस समय। हमारे बच्चों और भाई बहन की जो पार्टी है उसमें भैया ने भी ट्वीट किया था, बहना ने भी ट्वीट किया था। तो ये कितना सत्य असत्य बोलते हैं तो एक जगह। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां नाविका जी मामला ये नहीं है, ये तो 233 बेचारे दुख के मारे कश्मीरी पंडितों की नौकरी का सवाल है। अरे इन लोगों से हम कैसे कंपैशन की उम्मीद करें, जिनके उप मुख्यमंत्री ने कहा था शाहीन बाग मेरे दिल में है, जिनके अमानतुल्लाह खान का बयान क्या जबरदस्त दिखाई पड़ा था, जिनके ताहिर हुसैन के ऊपर पूरा जखीरा दिखाई पड़ा था। इस प्रकार के लोग जो बात बोलते हैं तो जिनके दिल में यह है, अरे पूरे कश्मीरी पंडित पूरे दिल्ली में उतने नहीं होंगे जितना अकेला इनका शाहीन बाग में वोट है। तो आप कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग जिनके दिल में, और पैसा देने के लिए, टैक्स फ्री करने के लिए पैसा नहीं है, इमामों को 18,000 रुपया महीना देना, और इतना ही नहीं, जब वो लाउड स्पीकर पे बोलते हैं तो उनके असिस्टेंट को 10,000 रुपया महीना देना, उसके लिए पैसा है। मैं विज्ञापन के पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, विज्ञापन आप खर्च करिए, हर सरकार का अधिकार है, सब करते हैं, मगर इमामों को 18,000, सहायकों को 10,000 देने में कोई समस्या नहीं है। मगर टैक्स फ्री करने पे ये कहते हैं आपका अधिकार है, मत करिए। मगर जिस ढंग से आपने कहा कि झूठा है, वो कलेजे को चीर देने वाला, क्योंकि वो लोग जीवित हैं, वो हैं चूंकि आपके दिल में शाहीन बाग है, और इस कारण से आपके मन में बात आती है। अमानतुल्लाह खां, ताहिर हुसैन, इन सबका पूरा का पूरा चरित्र आपको नजर आता है। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप, और गाली की बात, ये सम्मानित सदस्य है राज्यसभा के, गाली तो संजय जी वो होती थी, सारी संसद चोर है, सारी विधानसभा चोर है। अब मैं क्या कहूं, आज उस विधानसभा का में नेता बन के कौन बैठा हुआ है, और जो संसद का ही एक सदस्य था उसे आपने अपने से बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इसमें तो वाइट अवेलेबल है ना, तो यह दर्शाता है कि कौन कब कैसे कहकर पलट जाता है। यह पूरी फितरत, आदत, शरारत दुनिया ने देखी। नाविका जी, संजय सिंह जी, सवाल ये है कि फिल्म को झूठा किसने कहा और कौन हंसा था? कौन हंसा था? किसी के इस तरह के त्रासदी के बाद कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, हंसी तो उस पर नहीं बनती थी। नाविका जी, अभी हमारे मित्र सुधांशु जी, देखिए संबित पात्रा इस टाइप का बयान देते हैं तो समझ में आता है, सुधांशु त्रिवेदी जी इस तरह का बयान देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी इन्होंने कहा कि पूरी संसद चोर है, ये केजरीवाल जी ने बोला था। अच्छा, ये तो आप बोल पाए ना चैनल पे अपने, सुधांशु जी, आप अपने ही प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान अरविंद केजरीवाल के लिए इस चैनल पे बोल के दिखा दीजिए। आप बोल दीजिए कि क्या बोला उसने, मैं तो नहीं बोल सकता, आप बोल के दिखाइए, या नाविका जी बोल के दिखा दे। गाली आप बता रहे हैं किसको कहते हैं? गाली इसको कहते हैं कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान, अरविंद केजरीवाल का तो बयान आपने बोल दिया ना कि पूरी संसद चोर है, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष का बयान चैनल पे बोल नहीं पा रहे सुधांशु जी, इतनी बेबसी आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं भाजपा को ऐसे संस्कारों से निकालिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे संस्कार गाली गलौज के अगर आपके अंदर रहेंगे तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होती है। 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको आप नहीं ले सकते इस चैनल पे। मैं कह रहा हूं बोल के दिखाइए आपने क्या क्या कहा है आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को। आप तो मुद्दे से भटक नहीं रहे। संजय जी, आदेश गुप्ता जी का जो भी स्टेटमेंट है, क्या वो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द से जुड़ा हुआ है? क्या वो कश्मीरी हिंदुओं के हक से जुड़ा हुआ है? क्या वो कश्मीरी हिंदुओं के न्याय से जुड़ा हुआ है? मुद्दों को भटकाने की कोशिश क्यों हो रही है? किस दर्द वाले की बात कर रही हैं आप? 14 साल शासन में रहे ये लोग, क्या किया इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या दर्द है इनके मन में? पूछे ना इनसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 7 साल में क्या किया, पूछे ना इनसे 7 साल में मोदी जी ने क्या किया। आप ये सवाल नहीं पूछ रही हैं, दर्द आप पूछ रही हैं। हम बता रहे हैं हमने क्या किया, इनसे पूछिए क्या किया इन्होंने। इनको दर्द होता है, 750 किसान इस देश के अंदर मार दिए। चलिए तो फिर आज हिसाब किताब हो ही जाए, आज हिसाब किताब हो ही जाए। सुधांशु जी, आप गिनवाइए आपने क्या क्या किया है, और फिर मैं संजय जी से पूछूंगी कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया। आप इनसे पूछिए इनके मन में दर्द तब कहां था
जब 750 किसान इस देश के शहीद हो गए। ये गालियां दे रहे थे उस वक्त, उनको आतंकवादी कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे। ये दर्द वाले लोग हैं। आपको लगता है ये दर्द वाले हैं? मुद्दों को जिनके मंत्री की संजय जी किसानों के मुद्दों पर हमने बहुत चर्चा की है। आज मैं आपको कश्मीरी मुद्दों से भागने नहीं दूंगी। आज मैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए किसने क्या किया इसका हिसाब किताब आज लेकर रहेगी पब्लिक। और सुधांशु जी, पहले आप बताइए क्या क्या किया बीजेपी ने, फिर मैं आम आदमी पार्टी से पूछती हूँ। देखिए संजय जी ने मैं कश्मीर वाले पे एक लाइन मैं किसान वाले पर भी बोल देता हूं। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। संजय जी देखिए किसान का मुद्दा कितना हकीकत का था, सिर्फ 2 उदाहरण ले लीजिए। आप एकमात्र पार्टी थे जिसने अपनी विधानसभा में पारित कर दिया था किसान बिलों को, और आपने पूरे पंजाब को स्वीप कर दिया और सबसे बड़े किसान नेता की जमानत जब्त हो गई। अब आप बताइए, आप सही थे, किसान नेता सही थे। और उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके अपने गांव में उनके समर्थक कैंडिडेट से ज्यादा वोट भाजपा को मिले। उनके घर में जो लोग पंचायत करते थे उतने वोट भी उनको नहीं मिले। इसलिए किसान किसके साथ थे, आंदोलनकारी किसके साथ थे, वह विषय स्पष्ट है। अब आते हैं कश्मीर के मुद्दे पे। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया है तो मैं गंभीरता से उसका जवाब देता हूं। हमारे लिए कश्मीर का क्या महत्व था, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर में बैठ के नहीं मनाई थी। उन्होंने कश्मीर की सरहद पर जाकर सीमा पे जवानों के साथ मनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे 18 मार्च को। उससे पहले 10 साल तक कश्मीर में स्थिति थी कि 26 जनवरी को लाल चौक पर राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। 10 साल के बाद 26 जनवरी 1999 को जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार झंडा फहराया गया। जब हम विपक्ष में थे तो हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी 92 में जान पर खेल कर गए थे झंडा फहराने, और उस यात्रा के संयोजक भी युवा नेता के रूप में आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। और हम वो हैं जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमने कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। और हम एकमात्र दल हैं संजय जी पूरे भारत की राजनीति में, गंभीरता से और चुनौती से कहता हूं, 1952 से लेकर आज तक हमारे मैनिफेस्टो में रहा कि धारा 370 हम हटाएंगे। और जब भगवान ने वह स्थिति दी जनता के आशीर्वाद से, हमने धारा 370 हटा के दिखाई। और उससे पहले जो समस्याएं थी जानते क्या थी संजय जी, आपको भी दर्शकों को भी ना पता होगा, कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था, क्योंकि 1976 के संविधान संशोधन को धारा 370 की आड़ में उसने अडॉप्ट ही नहीं किया था। 5 अगस्त 2019 को संशोधन हुआ। अब हमने जो 70,000 करोड़ का पैकेज दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि हम कहते थे कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी बनेगी। वहां की सरकार कहती थी अपनी जगह पे आके रहे। वो तो मोहल्ले जल गए थे, घर जल गए थे, कैसे रहते। 2.5 साल के अंदर यह स्थिति बनी। 3,000 लोगों को कश्मीर की सरकार ने नौकरी दी, जिसमें 1900 लोग पा चुके हैं, 1100 लोग पाने की स्थिति में हैं, 1100 अन्य लोग प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पा रहे हैं। अभी तक हम 3,000 मकान बनाने के लिए 920 करोड़ दे चुके हैं। हाँ, ईमानदारी से कहते हैं केवल 610 फैमिलीज अभी तक वापस लाने में सफल हुए, मगर यह 2.25 साल में है। तो दिल में किसके क्या है? हमारे दिल में तो यह है, और आपके दिल में शाहीन बाग है। आपके दिल में बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपियों के लिए संवेदना है। और कश्मीर झूठा है, बटाला हाउस इनकाउंटर का आरोपी सच है। यह तराजू के पलड़े पे तौल के देख लीजिए देश की जनता के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। संजय जी देखिए, आप कश्मीरी पंडितों के मुद्दे से भाग गए ना। ये आप कह रही थी भागने नहीं देंगे, आपके सामने भाग गए। इन्होंने खुद बताया कि 75,000 में से कुछ चंद हजार, 2-3 हजार लोगों को इन्होंने, अरे सुन तो लीजिए, आप तो खुद ही बता रहे हैं अभी आंकड़ा। 75,000 फैमिलीज वहां से आई, जिसको आज तक आप 14 वर्ष आपकी सत्ता हो गई, आप कुछ नहीं कर पाए। 32 साल पूरे उनको वहां से निकले हुए हो गया, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आप बता रहे हैं ना इस बात को। एक बात। दूसरी बात, शाहीन बाग आपको याद आ गया, बटाला हाउस याद आ गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद आ गए। आप भूल गए। अफजल गुरु भूल जाते हैं आप लोग। अफजल गुरु को शहीद कौन मानता था? पीडीपी, महबूबा मुफ्ती। उसके साथ उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सत्ता की मलाई लूटने के लिए सरकार किसने बनाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को
अपमानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने। संजय जी, ये बोलिए ना आप। संजय पूरे जी, देश मैं को पता एक होना सवाल चाहिए। पूछूं? देखिए नाविका जी वो बोलते हैं तो आप चुप रहती हैं, मैं बोलता हूं तो आप बोलने नहीं नहीं, लगती हैं। आप आरोप लगाते रहिए, नहीं, चाहे आरोप- तो आरोप वो भी तो लगा रहे थे। नहीं नहीं, वो टाइम पर आरोप बोल रहे थे, आप लगाइए, नहीं वो बोली भी तो- लगाए मुझ पर आरोप। नहीं, मैं नहीं, सिर्फ सवाल पूछ रही नहीं, हूँ। नहीं, आप सवाल नहीं सवाल पूछ रही, पूछने नाविका का जी। मेरा हक है, सवाल नहीं, पूछने आप- का मेरा आप- हक है। आप मैं उनसे सवाल नहीं पत्रकार हूँ। पूछेंगे, हमसे बीच में सवाल पूछेंगे, ये नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर आप अपनी उन्हीं से बात खत्म discuss- कर लें, फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं सिर्फ हाँ, इतना मैं पूछ ये रही पूछ रहा हूं हूँ, इनसे। 20,000 मैं इनसे ये पूछ रहा हूं। कश्मीरी हिंदू दिल्ली में हैं, मैं 233 इनसे को पूछ रहा हूं। आपने नौकरी दे दी। अगर हम मान भी लें तो 20,000 का क्या होगा? 7 साल से आप भी हैं, 20,000 का कुछ कर लेते, मिल लेते किसी का, उनका भी उत्थान कर देते। अब बोलूं मैं? जी सर। पहले इनकी बातों का जवाब देने दिया कीजिए। आपके सवाल का जवाब मैं भागूंगा नहीं कहीं से। दूसरी चीज, हमारे शहीद हुए जवान का पठानकोट में पूरे भारत को आपने शर्मिंदा किया। जवानों की शहादत को आपने शर्मिंदा किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जिसने कसाब का कांड कराया मुंबई में, ताज पे हमला कराया, उस आईएसआई को बुलाकर आपने पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई। आपने भारत माता की मर्यादा को पूरी दुनिया में शर्मिंदा करने का काम किया। यह आपका इतिहास है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा 94 में कॉन्ट्रैक्ट पे हमने रखा, 98 तक आप 4 साल में उनको परमानेंट नहीं कर पाए आप। और जब वो बेचारे परमानेंट हो रहे थे हमारी सरकार आने के बाद, तो पिंकी आनंद को आपने खड़ा कर दिया, अपनी प्रवक्ता को, कि जाके विरोध करो कश्मीरी टीचर्स का। पूरे देश से आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए इस अपराध के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी टीचर्स के परमानेंट करने के लिए कैबिनेट का डिसीजन लिया और उनको परमानेंट करने का काम किया। तो इसलिए देश को गुमराह मत कीजिए और बताइए, आंकड़ों सहित बताइए, हरियाणा में कितने कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश में कितने कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने क्या किया? दिल्ली में कितने कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए आपकी केंद्र की सरकार का बहुत सारा हस्तक्षेप यहां रहता है, आपने क्या किया? यूपी में क्या किया? जहां जहां कश्मीरी पंडित है क्या किया, इसका हिसाब कीजिए ना। खड़ियाली आंसू बहा के देश की जनता को कब तक आप लोग गुमराह करते रहेंगे? ये तो काम बंद कीजिए। चलिए, आप जवाब दें। मैं सुधांशु जी से जवाब लेती हूं, पर मेरे सवालों के भी जवाब दे दीजिए। 20,000 कश्मीरी हिंदू दिल्ली में हैं, आप उनका बता दीजिए। मैं इनसे बाकी देश में जितने हैं उनका हिसाब ले लूंगी, नंबर 1। और नंबर 2, आप मुझे बता दीजिए, ये कश्मीरी हिंदुओं की जो कहानी थी द कश्मीर फाइल्स में, ये सच्ची है या झूठी? आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे बच्चों को बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, पानी फ्री, सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं, जिस पे ये लोग चिल्लाते हैं, क्या ये कश्मीरी पंडितों को नहीं मिलता है, दिल्ली में रहने वालों को? आप मुझे बताइए। तो फिर इस हिसाब से उज्ज्वला, गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, वो भी देते, वो भी जाता है। चीज को, हमारे किसी भी काम को मत मानिए नाविका जी, हमारे किसी भी अच्छे काम को आप मत मानिए, वो आपका अधिकार क्यों है। नहीं मानूंगी? जो अच्छा काम है मानूंगी, बीजेपी का साथ दीजिए। जो अच्छा काम है हम उसके जरूर लिए नहीं मना मानूंगी, कर रहे हैं क्यों आपको। नहीं मानूंगी? मैं विलन नहीं हूं संजय सिंह जी, मैं विलन, आप मुझे विलन बनाना चाहते हैं। आप मुझे विलन बनाऊंगा आपको। नहीं, आप मुझे खलनायक बनाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन इससे कश्मीरी भाई बहनों का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं, 233 टीचर्स को अगर आपने नौकरी दी, मान लिया, तो 20,000 जो लोग हैं उनको कभी मिले, उनके आंसू कभी पहुंचे, उनके दुख दर्द आपको कभी कैसे बांटे? पता कि नहीं मिले? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, नहीं आपसे पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मिले हैं तो बता दीजिए कि मिले। सारे लोगों से मिले हैं, सारे लोगों के बीच में हमारे लोग जाते हैं, काम करते हैं। ऐसे खाली बैठ के चैनल पे बस मैं पूछूं, ये 75,000 जो कश्मीरी पंडित निकाले गए, उनमें से कितने से मिले मोदी जी? कितने से मिले सुधांशु जी? कितने से मिले भारतीय जनता पार्टी? तो सुधांशु जी, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए सुधांशु जी।
देखिए नाविका जी, सारा खेल संख्या में है। आपने बताया दिल्ली में 20,000 कश्मीरी पंडित हैं, और आपको पता है कि शाहीन बाग अमानतुल्लाह खां कितने वोट से जीते थे? 73,000 से जीते थे। अरे उसके 1/3 नहीं है कश्मीरी पंडित जितने से जीत चुके हैं। सारी कहानी तो इसमें है, सारी बात ही खत्म हो जाती है। और रही बात कश्मीरी पंडितों के लिए किसने क्या किया है, मान्यवर, एक बात बता दूं आपको, कोई आपको नौकरी भी दे दे और आपके बाप दादों को गाली बक दे, या कोई उनके लिए अपमानजनक बात कह दे, उनकी शहादत का मजाक उड़ा दे, तो आप तो कह देंगे कि मेरे लिए यह स्वीकार्य नहीं है। जो हमने किया, किसी कश्मीरी पंडित से पूछ लीजिए, उनका जो जिंदगी का ख्वाब था, धारा 370 खत्म, अब न कश्मीर में ISIS के झंडे दिखते हैं, न पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले दिखते हैं, न जुमे की नमाज में हुजूम निकलते हुए पत्थरबाजी करती हुई भीड़ दिखती है। और वो हुर्रियत के नेता जो जलवाए जलाल के साथ यहां आते थे, अब ED के मुकदमे और NIA की पेशी में आते हैं, और जो कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, 26 जनवरी को तिरंगे की जो उन्होंने कतार देखी है डल लेक के ऊपर, उनके कलेजे पे सांप लोटा होगा या होली जल गई होगी, ये सब समझ में आ सकता। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कहां आप उसको कितना भी बचाने की कोशिश कर लें कि 233 के टेक्निकल इश्यू पर LG ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा, कोई भी जाके चेक कर सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं। ना मेरी बात का कोई भरोसा करे ना संजय जी का, सब जाके नेट पे जजमेंट अवेलेबल है, जाके पढ़ ले। बट इस बात का जवाब दे दे कि नियत किसकी थी कश्मीर के लिए। नियत वो थी जिस दिन अमित शाह जी ने वो प्रस्ताव रखा, और 5 अगस्त 2019 को आजादी का वह दूर क्यों जाना, ऑनलाइन क्यों जाना? मेरे स्टूडियो में मेरे साथ बैठे मेरे भाई अमित रायना जी, ये कश्मीर से हैं, ये कश्मीर से हैं, इनसे पूछ लूं, इनसे पूछ लूं। नाविका जी, हुर्रियत के नेताओं का जिक्र किया, फिर अभी शर्मिंदा हो जाएंगे पूरे देश के सामने सुधांशु जी। हुर्रियत के नेताओं की फोटो दिखाऊं अडवाणी जी के साथ? हुर्रियत के नेताओं को कैसे आप लोग गले लगा रहे थे, वो फोटो दिखाऊं क्या इस चैनल पे? क्या, क्यों ऐसी बातें करते हैं सुधांशु जी? हुर्रियत के नेताओं को गले आपने लगाया, आपके नेताओं ने लगाया, अडवाणी जी ने लगाया। आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। आपका इतिहास जब खोलने लगेंगे तो फिर उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हुर्रियत के नेताओं के साथ गले मिलके आप लोग खड़े रहे। अडवाणी जी की तस्वीर दिखाऊं आपको कि है आपके पास? जवाब दीजिए सुधांशु जी। दोनों बातें बताता हूं। हुर्रियत के नेताओं के साथ हमने बिल्कुल बात की थी, पर वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। आज हुर्रियत के नेताओं के चेहरे देख लीजिए, कहानी पुरानी। और अगर आप 20 साल पुराने जाएंगे संजय जी, तो 4 साल पहले अब क्यों हम जाएं? अरे 10 साल पहले हम जाएं तो अब देखिए संजय जी, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी कांग्रेस और भाजपा का साथ नहीं लूंगा। मैं कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अरे ये तो वीडियो अवेलेबल है भाई, इसलिए वो छोड़िए। हम तो कह रहे हैं हुर्रियत के नेताओं से बिल्कुल उस समय अटल जी अडवाणी जी ने बात किया था, एक मौका दिया, हमने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया। बोल रहा हूं, गठबंधन किया, देश के हित में एक प्रयास किया, मगर वह गलत था, वो महामिलावट थी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। और आज आप देख लीजिए, आज हुर्रियत कहां खड़ी है। आज तो कांग्रेस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आप सब एक साथ खड़े हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं। शहीद मानने वालों के साथ आपने समझौता करके गुनाह किया ना। अफजल गुरु को शहीद मानने वालों को और शहादत को किसने समझौता किया? अफजल गुरु को शहीद माना शशि थरूर ने, मणिशंकर अय्यर ने, सैफुद्दीन सोद ने, और उससे आपने चिट्ठी लिख के समर्थन मांगा। आप राजनीति में अस्तित्व में है कांग्रेस के समर्थन से। पहली बार जिंदगी में सरकार बनाई आपने अफजल गुरु के समर्थकों से। भूल गए आप? बोलिए ना। भूल जाते हैं। अरे आप तो अपने लिए मलाई आपने खाई मुख्यमंत्री बनने के लिए, हमने उनको मुख्यमंत्री बना के राष्ट्र हित में काम करने का प्रयास किया। मानवर कैसे कर सकते हैं? अच्छा आप बोल लीजिए। मैं एक मिनट मान्यवर सुधांशु जी और संजय जी, अगर बीजेपी ने सांठगांठ की महबूबा मुफ्ती से, PDP से, तो आपने की कांग्रेस से। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कई तस्वीरें हैं यासीन मलिक के साथ, और जो यासीन मलिक ने कहा वो वर्किंग ग्रुप में अंसारी साहब ने क्या कहा, ये सब कुछ हम इस चैनल पर दिखा चुके हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि कश्मीरी हिंदुओं का इस सब में, इस बराबरी के हिसाब में कश्मीरी हिंदुओं का हुआ क्या? उनका दर्द सुना किसने? और अमित रायना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं,
हम इस पर कोई जजमेंट दें, ये सही नहीं है। कश्मीरी क्या सोचते हैं ये बताइए, किसने किया और किसने नहीं किया? आम आदमी पार्टी हकदार है आपकी तालियों की या बीजेपी? देखिए, ना आम आदमी पार्टी हकदार है दिल्ली के केस को लेकर, टीचरों के केस को लेकर, ना ही भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि अगर आप टाइमलाइन देखें, जो आपके साथ जो केजरीवाल जी का इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने एक बात तो जरूर झूठ बोली थी कि ये नौकरियां मैंने दी हैं। टाइमलाइन बड़ा ही क्लियर है कि ये नौकरियां अगर किसी ने परमानेंट करी तो वो कोर्ट्स ने करी, उच्चतम न्यायालय ने करी, दिल्ली हाई कोर्ट ने करी। उसके बाद उसमें किसने बाधा डाली, किसने बाधा नहीं डाली, वो सेकेंडरी इशू है। मगर परमानेंट करने वाले जो संस्था थी वो न्यायालय थी। दूसरी बात आती है, जब ये फिल्म रिलीज हुई, ये देश दो हिस्सों में बट गया। एक था जो नेशनलिस्ट थे और एक थे जो बाटला हाउस के साथ थे। और जो दिल्ली विधानसभा में हुआ वो सबसे ज्यादा शर्मनाक था कि एक मुख्यमंत्री, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का मुख्यमंत्री, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का, जेनोसाइड का मजाक उड़ाता है, उस पर हंसता है और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से ऊपर दिखाने के लिए कश्मीरी हिंदुओं की लाशों के ऊपर खड़ा होता है, कश्मीरी हिंदू औरतों की लाशों के ऊपर खड़ा होता है जिनके साथ बलात्कार हुए, जिनको मारा गया, जिनको चीरा गया, ताकि वो अपने आप को, अपना कद अपने प्रतिद्वंदी, अपने राइवल भारतीय जनता पार्टी से ऊपर दिखा सके। तो ये उसके बाद ये रिएक्शन, ये जो आज रिएक्शन हो रहे हैं सारे आम आदमी पार्टी के, कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इसका रिएक्शन हमने किसी एक सेक्शन को अपीज करने के लिए किया था। हमने हंसे हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उस पर हमने हंसे, हमने उनका मजाक उड़ाया, मगर शायद इस पे देश में इसका रिएक्शन अच्छा नहीं आया, तो वही कवर अप करने के लिए बयान दिए गए। और इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी और आपने जो सबसे बड़ा मुद्दा इस फिल्म ने उठाया, वो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है न्याय, कि 32 साल में आपकी एक भी सिंगल कन्विक्शन नहीं है। आज सुधांशु जी खुद मानते हैं कि मेरे पास नहीं पता इनका 600 फैमिलीज का डेटा कहां से आया, चलिए मैं 600 फैमिलीज मान लेता हूं। पहले तो नंबर 75,000 फैमिलीज हैं, 75,000 लोग नहीं हैं। 75,000 फैमिलीज यानी 3.5 लाख जो रजिस्टर्ड लोग हैं, नॉन रजिस्टर्ड को मिलाकर 5 लाख के ऊपर आता है, 3.5 लाख रजिस्टर्ड लोग हैं। आप पिछले 30 साल में 600 लोगों को ही वापस ले जा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को आज सोचना पड़ेगा कि हम इतने विफल क्यों रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू को हम वापस कश्मीर में ले जा नहीं पा रहे हैं, वहां पे उसको वापस रिसेटल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो कोर इशू है वो कोई पार्टी एड्रेस नहीं करना चाहती। वो कोर इशू है जस्टिस का। आप चाहते हैं कि 32 साल के बाद मैं कश्मीर में जाऊं, आपके लिए गिनी पिग बनूं, उस झूठे कश्मीर के लिए गिनी पिग बनूं जहां पे वही व्यक्ति जिसने मेरे परिवार वालों को मारा था, मेरे मित्रों को मारा था, मेरी बहनों के साथ, मेरी माओं के साथ बदसलूकी करी थी, उसके साथ रहूं और आप अपना झूठा कश्मीरियत का ढोंग रचाते रहें। तो लोन साहब क्यों नहीं पहुंच रहे कश्मीर में हमारे ये भाई बहन जिनके साथ 1990 में जो हुआ, उससे पहले जो हुआ, उसके बाद जो हुआ, आज तक ये जख्म अपने भुला नहीं पाए, वापस जा नहीं पाए? क्यों है ये? इन सवालों के जवाब कौन देगा? देखिए नाविका जी, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी नाविका जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रही हूं। नाविका जी, मैं इस वक्त सफर कर रहा हूं, बड़गाम के एक गांव से मैं लौट के आ रहा हूं, जहां पर एक दफा फिर हमने आज मानवता का देखा, हमने कत्ल हुआ है। 2 लाल, अंदाजा करिए आप, इंसानियत की नजर से देखिए, इशफाक और उमर, 2 लाल, माता पिता के 2 बेटे जो उनके बुढ़ापे के सहारा थे, उनको इन्हीं हालातों ने, गोलियों ने उनसे आज जुदा किया। मैं आपको उनका दर्द नहीं बता सकता हूं। मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि भाई जी कश्मीर में सब सामान्य हो गया, 320, सुधांशु जी भी बोल रहे थे 370 हट गया, सामान्य हो गया। 2 बेटे एक साथ मारे गए, आपने देखा होगा, सुना होगा। दर्दनाक, बहुत पीड़ा, बहुत क्रूरता से ये सब हो रहा है। और कुछ दिन पहले सरपंच यहां मारे गए, सरपंच लोग यहां पर मारे गए।
और आप लोग कहते हैं कि 370 हट गया, सब सामान्य हो गया। सही तो लोन साहब आप इतनी देर से सब पॉलिटिकल पार्टीज पे कमेंट कर रहे हैं, जो इसके पीछे है पाकिस्तान, जो इसके पीछे पाकिस्तान है, जो आपके मित्र सैयद सलाउद्दीन है, उस पर भी कमेंट कर दीजिए, उन पे भी उनको भी उनका नाम ले लीजिए, उनको कंडेम कर लीजिए, उनको जेल भिजवाने की बात करिए। मैंने अभी वही बात करी, मैंने न्याय की बात करी। आप न्याय की बात नहीं करते हैं, आप बात करते हैं कैसे क्लीन चिट दिया जाए एएसआई को, कैसे क्लीन चिट दिया जाए पाकिस्तान को। आप बात करिए ना, किसने मारा एसपीओ को, किसने मारा इस एसपीओ को? सब लोग इस क्रूरता को बुरहान वानी बोलिए ना, आतंकवादी था, बोलिए। यासीन मलिक आतंकवादी है, बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते? ये दोहरे मापदंड करना बंद करिए, ये बहुत गलत बात है। ये लाशों पर राजनीति करना बंद करिए। कृपया इस कश्मीर समस्या को सुलझाए। कश्मीर समस्या सुलझाएंगे उस दिन जब आप जैसे लोग पाकिस्तान को कहेंगे बस बहुत हुआ, सैयद सलाउद्दीन को कहेंगे बहुत बस हुआ, आतंकवादियों को कहेंगे बहुत बस हुआ। सुबह आप खड़े होकर करते हैं नालायक तकबीर, और शाम को टीवी पे आप कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इस परिवार से मिलके आए, देखिए किस तरीके से हर वो परिवार जिसने कुछ खोया है वो हमारे दिल के करीब होना चाहिए। और संजय सिंह जी, मैं यही पूछना चाहती हूं आपसे, संजय सिंह जी, हम कश्मीर के हालातों को लेकर आपस में लड़ते जा रहे हैं, हम एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि कौन करवा रहा है ये, कौन खुश हो रहा है ये सब देखकर। पाकिस्तान, आप कश्मीर को सुलझाइए। मैं पूछना चाहती हूं, 233 की जंग अगर जीत भी ली तो बाकी 3.5 लाख 5 लाख लोगों की जंग कब जीती जाएगी? कौन जिताएगा इनको? अगर हम एक साथ नहीं हुए तो ये कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आपने सबसे अच्छी बात पूरी डिबेट में अभी आपने ये कहा। पार्लियामेंट के अंदर मैंने इन लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, ये हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी पार्टी है इनकी। मैंने इनसे कहा कि 5-5 करोड़ रुपए की अपनी सांसद निधि आज क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कहा? का है ऑब्जेक्शन ऑन दिस। आपसे हमने मांगे क्या पैसे? आपसे हमने पैसे मांगे क्या? मैं अभी बोल रहा हूं, अभी बोल के हटा हूं कि सबसे पहले हमें न्याय चाहिए। आप फिर पैसों पे आ जाते हैं। क्यों नहीं न्याय दे पा रहे हैं? क्यों नहीं न्याय दे पा रहे हैं आप? आपने बात संसद में न्याय की क्यों नहीं करी? आपने कमीशन बिठाने की बात क्यों नहीं करी? आपने एसआईटी बिठाने की बात क्यों नहीं करी? आपसे मांगे किसने पैसे? पिछले 5 साल में मेरा एक बाइट दिखा दीजिए जहां पे मैंने कहा हो कि पैसे दीजिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं और हर कोई एक ही बात कहता है, मैं न्याय चाहिए। न्याय की बात करिए, क्यों बात कर रहे हैं 5 करोड़ की? आप सांसद हैं राज्यसभा में संजय सिंह जी, न्याय की बात, न्याय है मांग, पैसे नहीं। अब इनकी बात खत्म हो गई तो मैं अपनी बात करूं जी। पैसे देने की बात नहीं कही, पुनर्वास की बात कही। आप पूरी बात सुनेंगे नहीं और बीच में पुनर्वास न्याय के बिना नहीं हो सकता। आप समझते नहीं है कश्मीर समस्या को। या तो आप पुनर्वास, हम कोई माइग्रेंट नहीं है, हम कोई घूमने नहीं आए दिल्ली, हमें निकाला गया है, और जब तक उस इश्यू को आप एड्रेस नहीं करते हैं पुनर्वास नहीं हो सकता। चैनल पे हो रहा है, मुख्यमंत्री कश्मीरियों की लाश पे खड़े होकर ऐसी भाषा आप बोल रहे हैं। बिल्कुल है, सच है, मुझे जो लगा बताया आपको। बोलेंगे आप क्यों? ऐसी भाषा क्यों? मेरे जज्बात नहीं है, मेरे जज्बात नहीं है कि आप मेरे जज्बातों में राजनीति खेले और फिर बयान देते रहे। मेरे जज्बात नहीं है। नहीं तो आप हमें बताइए ना, हल क्या है? जी एक बार भी नहीं उनको रोक रहे हैं। संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप बताइए हल क्या है? नहीं, हल किसके पास है? केंद्र में बैठी हुई सरकार, जिसको न्याय देना है, जिसको पुनर्वास देना है। मैंने पैसे देने की बात नहीं कही जो अमित रैना जी बीच में बोलने लगे। मैंने कहा कि पुनर्वास का इंतजाम कीजिए, उसके लिए सारे सांसदों की सांसद निधि लीजिए। पैसे देने की बात नहीं की। पूरा स्टेटमेंट मेरा सुनिए, पार्लियामेंट का जो मैंने बोला। एक बार सुधांशु जी, दर्द आज भी है, दर्द आज भी है कि यहाँ होड़ लगी हुई है। हर आदमी अपने नंबर बनाना चाहता है, लेकिन न्याय पर चर्चा नहीं है। फिर भी हमसे कह रहे हैं एसआईटी बनाने के लिए।
नहीं, न्याय SIT वो न्याय बनाएंगे जो पर आपके चर्चा सामने क्यों बैठे नहीं हैं। है? मैं एक एसआईटी बात कहूं। कमीशन, क्यों किसी को आज तक सजा नहीं हुई? क्यों एफआईआर्स पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? इन सवालों के जवाब कौन देगा? जिस तरह से वहां कत्ले आम हुआ, कितनों को मारा, कितनी माओं को, बेटियों को, कितनों को जिंदा जला दिया गया, चीर दिया गया। सुधांशु जी, इस बात का न्याय कब होगा? आखिर कब? ये बात बहुत गंभीर है और इसलिए इसका मैं गंभीरता से उत्तर देना चाहूंगा। वास्तविकता में जो 32 वर्ष कहा जाता है, केंद्र सरकार के हाथ में वास्तविक ताकत, कोई भी सरकार रही हो, हमारी रही हो या कांग्रेस की रही हो, वास्तविक ताकत तो पिछले 2.5 साल में आई। इससे पहले हकीकत जानते क्या थी? महबूबा मुफ्ती के साथ हम लोगों की सरकार थी। मसर्रत आलम जेल से क्यों छूट गया था? क्योंकि वहां की सरकारों ने जानते क्या कह दिया था कि उसको गिरफ्तार रखने वाला जो वारंट था वो कश्मीर की बाढ़ में बह गया। हमने 48 घंटे के अंदर दूसरा वारंट जारी कराया। ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 32 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स का क्या किया होगा वहां की सरकारों ने। तो आज अगर आप जांच भी कराना चाहें तो कागजी दस्तावेज के आधार पर कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार तो ऑफिशियली ये कहती है 399 मारे गए थे। इस ढंग के जवाब, और जो केरल की कांग्रेस ने ट्वीट भी किया था। इसलिए हम यह बात कहना चाहते हैं कि वहां पे जो ईमानदारी से जो बात हुई, हां एक बात मैं कहना चाहता हूं संजय सिंह जी से, विनम्रता से, उनका भाव रहा होगा अच्छा, मगर जनाब हमें 5 करोड़ रुपया सांसदों का नहीं चाहिए। केंद्र सरकार के पास बहुत पैसा है देने के लिए, हमें चाहिए तो केजरीवाल जी की उस हंसी के लिए माफी चाहिए। और अगर वो ना दे के आप ये कहें कि हम ये देंगे वो देंगे, तो मुझे पुराने एक गीत की पंक्ति याद आती है कि हमरे बल में बड़े बेईमान हमें पटियाने आए हैं, चांदी के जूते से हमें जुतियाने आए हैं। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, अपमान का पैसा, जिसमें उनके दर्द, उनकी कुर्बानी पे अट्टहास लगाया जा रहा हो, खिलखिला के हंस रहे हैं। बस उसकी माफी दिलवा दीजिए, बाकी सब देने में केंद्र सरकार सक्षम है। अरे सुधांशु जी, दर्द, कुर्बानी और शहादत पर आप लोग क्या बात करेंगे? दर्द, कुर्बानी और शहादत वालों को तो आपने खालिस्तानी कह दिया, पाकिस्तानी कह दिया। जो लोग अन्नदाताओं का, जिसका अन्न खाते हैं, उनको पाकिस्तानी और देशद्रोही कह सकते हैं। 750 किसानों की शहादत पर अट्ठास लगा के हंस सकते हैं। आप क्या बात करेंगे दर्द और शहादत और कुर्बानी की? आपके मुंह से और आपकी सरकार के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आपने निर्ममता, क्रूरता, अत्याचार की सारी हदें 1 साल तक पूरे देश ने देखा, वो सारी हदें आपने पार की है। तो इसलिए इसको एक मुद्दा बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय कुछ गंभीरता से करने पर जवाब दे देता हूं। समय कम है सुधांशु जी, बस आपने हाथ उठाया है। एक लाइन नाविका जी, इन्होंने कहा कि 750 लोगों की डेथ हुई। अब पंजाब में इनकी सरकार आ गई है, ये 750 लोग प्रमाणित करके दे दे कि इनकी डेथ हुई थी किसान आंदोलन में। अब सरकार आ गई, वेरीफाई करके दे दीजिए। केरल के ट्वीट की, फिर आके बात करिएगा। ट्वीट की आलोचना कर रहे थे। अरे और क्या वेरीफाई होगा ना भाई? डेथ में, जब डेथ में आप सर्टिफिकेट देंगे ना, कर रहे थे आप, क्योंकि आप लोगों ने जो कहा तो उसके साथ में प्रतिदिन 2 लोग थे, तो 2 लोगों की प्रतिदिन डेथ नहीं। तो आप सरकार है ना पंजाब में, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, दोनों जगह का वेरिफिकेशन दे दीजिएगा। मैं अपना, अरे मैं किसको दिया? मैं आज प्रदेश सरकारी, मैं आज 45 मिनट से आप सबको सुन रही हूं और अब मैं अपना नजरिया देना चाहती हूं, और मेरा नजरिया आज मैं पब्लिक के साथ साझा करना चाहती हूं। ये वो भारत है जहां राजनीतिक दल हिसाब किताब कर रहे हैं, जहां क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, किसने ज्यादा किया किसने कम, जहां कश्मीरी हिंदुओं के दर्द पर एक लफ्ज किसी को कहने के लिए नहीं है। ये वो है मेरा भारत जहां 32 साल से छाई हुई चुप्पी पर एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सोए हुए हमारे दिलों को जगाया, हमारी आत्माओं को झंझोड़ा। ये वो है भारत जहां इस फिल्म पर भी इतनी ज्यादा बहस है कि कोई कह रहा है ये सच्ची है, कोई कह रहा है ये झूठी है। ये मेरा भारत है जहां न्याय की बात कोई नहीं कर रहा। लोग ये कह रहे हैं कि तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, अब कौन देगा न्याय, इसकी चर्चा भी नहीं है। ये वही है भारत जहां हर इंसान, हर राजनीतिक दल ये कहने को तैयार है
कि अगर इस देश में डिक्टेटरशिप है, बोलने की आजादी नहीं है, वहां कश्मीर फाइल्स की बैन की बात वही लोग कर रहे हैं जो आजादी चाहते हैं। और वहीं भारत के कुछ लोग लड़ रहे हैं और न्यूजीलैंड में जंग जीत चुके हैं कि न्यूजीलैंड में बैन नहीं होगी द कश्मीर फाइल्स, वहां दिखाई जाएगी। लेकिन यही है मेरा भारत, जहां हक की लड़ाई को बस एक बहस में लेकर छोड़ दिया जाता है, जहां हमारे कश्मीरी भाई बहनों के आंसुओं के साथ सौदा किया जाता है, जहां यह कहा जाता है कि पुनर्वास के लिए कुछ और ठहर जाओ, क्योंकि सिर्फ 32 साल ही तो हुए। रुको, ठहरो, कुछ और रो लो, कुछ और सिसक लो, क्योंकि अभी हिसाब किताब बाकी है। आज पब्लिक ये सवाल पूछ रही है कि कैसा है मेरा भारत।